कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है। ये वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है, नेशनल चिल्ड्रन डे नहीं है, ठीक है। तो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, ये है 20 नवंबर, ठीक है, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। और अपना इंडिया में अभी को कब मनाया गया था चिल्ड्रन डे, ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। और ये बेसिकली चिल्ड्रन डे था नहीं, ये बना दिया गया बिकॉज ऑफ हमारे इंडिया के कौन थे फर्स्ट पीएम। अब फर्स्ट पीएम जो थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू जो थे ये बेसिकली चाइल्ड लविंग पर्सनालिटी थी इनकी, ठीक है। ये बच्चों से इनको बहुत लगाव था और बच्चों से ये बेसिकली बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और इसलिए जो हमारा इंडिया का चिल्ड्रन डे है वो 14 नवंबर इनके जन्म दिवस पे बनाया जाता है, ठीक है। वो बेसिकली ऐसे कुछ नेशनली वो नहीं किया था, क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनाइज या ऐसे घोषणा नहीं की हुई है। बस उन्होंने कहा था कि अगर मेरा जन्मदिन मनाना है तो वो चिल्ड्रन डे के रूप में मनाए, क्योंकि उनको सब चाचा नेहरू कहते थे प्यार से और बच्चे जो है उनसे बहुत प्यार करते थे। बहुत लविंग पर्सनालिटी थी जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। तो 14 नवंबर में कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंडिया में मनाया जाता है ओनली। और जो ये वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। ये ऑर्गेनाइज करवाया था यूएनजेएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। कब ये ऑर्गेनाइज करवाया था, ये था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रंस के राइट्स यानी बच्चों के अधिकार, यानी कि बाल अधिकारों को लेकर ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। और उस समय 20 नवंबर 1959 यानी 1959 को ये डिक्लेयर किए थे। और इसके डिक्लेरेशन के बाद से ही ये मनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे आज कुछ हुआ, जैसे कि हमने कोई मीटिंग की आज के दिन और हमने ये कहा कि हर साल इस दिन को ऐसे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जब ये राइट डिक्लेयर हुए तो उसी दिन को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के रूप में मनाने लगे। जैसे कि तुम्हें बताओ ह्यूमन राइट्स डे, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर। तो यूडीएचआर का जब डिक्लेरेशन हुआ था तो ये हुआ था 10 दिसंबर को 1948 में। तो हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। और वो अभी आने वाला है, अगले ही महीने है, ठीक है। तो इसको याद रखना और ना इसमें कंफ्यूज होना है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई की जयंती कब मनाई जाती है। रानी लक्ष्मीबाई सभी को पता है, झांसी की रानी, ठीक है। 19 नवंबर को इनका जन्म हुआ था बेटा, इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 और मृत्यु हुई थी इनकी बेसिकली ये वीर गति को प्राप्त हुई थी, जिसे वीरांगना भी कह देते हैं, और 1858, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस समय ये अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई, ठीक है। क्यों कहते हैं हम ऑनर क्यों दिया जाता है, क्योंकि बेटा पर्सनालिटी ऐसी है कि उस समय क्या हुआ था, उस समय जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड लगाने लायक नहीं है लोग, डलहौजी, ठीक है। तो डलहौजी जो था जब ये आया तो उस समय क्या चल रहा था, ये चल रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि किसी राज्य में अगर उनको पुत्र नहीं होता है, मतलब बेटा नहीं होता है, तो बेटा लीगल है ना, बेटा लीगल है। लेकिन अगर बेटा नहीं होता है और वो कोई बेटा गोद लेते हैं तो अगली बार राजा के मरने के बाद वो जो उनका गोद लिया हुआ बेटा है ना वो राजा नहीं बनेगा। ये ब्रिटिशर्स ने किया था कि अगर बनाओगे तो वो जब्त कर लेंगे हम राज्य। तो अब झांसी की रानी को कोई संतान नहीं थी, ठीक है। जो हुई थी उनकी अर्लियर मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। कोई संतान नहीं था, बच्चा नहीं था उनका, ठीक है। अब उन्होंने गोद लिया बच्चा, ठीक है। उनके पति की मृत्यु अर्लियर हो जाती है। और जब उनके पति की मृत्यु जो है अर्लियर हो जाती है तो उनका जो बेटा है वो छोटा रहता है जो गोद लिया हुआ है। और उस समय ब्रिटिशर्स ये पॉलिसी ला देते हैं कि ये गद्दी पर नहीं बैठेगा, झांसी को हम कब्जे में कर लेंगे, ठीक है। तो ये लॉर्ड डलहौजी की नीति की कि झांसी अब हमारे कब्जे में हो जाएगी, क्योंकि अब इनका राजा मर गया, मतलब उनके जो हस्बैंड था उनका नाम था गंगाधर राव, तो गंगाधर राव उनकी मृत्यु हो जाती है जल्दी ही, मतलब
बच्चा छोटा ही रहता है, वो जो गोद लिया वाला, ठीक है, उसे राजा बनाना चाहते हैं। वो कहती है कि ये राजा बनेगा, लेकिन ब्रिटिशर्स कहते हैं कि गोद लिया हुआ बच्चा नहीं बनेगा, जो आपकी बायोलॉजिकल संतान है, मतलब जो आपका ही पुत्र होगा वो बनेगा। तो उसी पर जंग छिड़ जाती है। और जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, 1857 की क्रांति हुई थी, तो 10 मई से स्टार्ट हुआ था, डेट रखी गई थी, 10 मई से स्टार्ट हुआ था। और पहली जो क्रांति हुई थी, इसमें मेरठ का नाम जाना जाता है। मेरठ से जो वो थे वहाँ के सैनिक सिपाही, ठीक है, मेरठ में बटालियन है बहुत बड़ी, सुना भी है, मेरठ सेंटर में बहुत बड़ी आर्मी की बटालियन है ना। तो वहां से वो लोग चले क्रांति के लिए दिल्ली के लिए। और पहला जो नारा दिल्ली चलो का लगा था, तब लगा था कि दिल्ली चलो। कहाँ जा रहे थे वो लोग? दिल्ली में क्या था? दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ठीक है। और उस समय लोगों को इतना फेथ था, मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी इतनी पीक पर थी उस समय कि बादशाह मुसलमान है, कोई किसी को मैटर नहीं करता था कि बादशाह उस समय मुसलमान है। तो बादशाह के पास वो लोग गए, उनसे कहा कि ब्रिटिशर्स ने चारों तरफ से मतलब घेर लिया है, इन लोगों को भगाना है और अब हमने क्रांति करनी है, ठीक है, रेवोल्यूशन करना है, और आप इसके लीडर हो। बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया क्रांति का। तो ये था उस समय। तो कमान दिल्ली में जो थी, लीडर बना दिया बहादुर शाह जफर को। बरेली में, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से, ठीक है, नाना साहेब पुणे से। तो नाना साहेब इधर ही थे, कानपुर में ही रहे थे वो पुणे से, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से इन सब ने कमान संभाली और 1857 में क्रांति कर दी, ठीक है। तो मणिकर्णिका इनका नाम था, रानी लक्ष्मीबाई का। और 1800 जून 1858 में सोल्जर्स की तरह लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी इनकी उस समय मृत्यु हो गई, ठीक है। और वो भी कुछ कॉन्स्पिरेसी थी, जैसे कि इन्हीं के अंदर, इन्हीं के लोगों में से किसी ने खबर दे दी, तो इनको कैप्चर करने की कोशिश की गई, और कैप्चर होने के बजाय इन्होंने, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी उस समय। तो ये चीज है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो जयंती है ये 19 नवंबर को मनाई जाती है। अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, बेसिकली सारी कहानी बताने का पर्पस ये है, तुमसे 1857 के बारे में पूछ सकते हैं, क्रांति कब हुई थी, ठीक है, ये पूछ सकते हैं 1857 की क्रांति के समय भारत का सुल्तान कौन था, हिंदुस्तान का राजा कौन था। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का पुराना नाम क्या है, मतलब चाइल्डहुड, बचपन का नाम क्या था। तो मणिकर्णिका टाम्बे, है ना, ये मणिकर्णिका टाम्बे था। और इसी के अराउंड में पूछ सकते हैं उस समय गवर्नर कौन था, तो डलहौजी था। डलहौजी की ही वजह से क्रांति हुई थी, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, एक के बाद एक कैप्चर कर रहे थे जगहों को। अवध इन्होंने कैप्चर कर लिया, हैदराबाद कर रखा था पहले से ही, ठीक है। और ये मराठा वाला रीजन जो था, महाराष्ट्र वाला, सब इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे कैप्चर कर लिया। और फिर ये चले नॉर्थ की तरफ। तो इन्होंने फिर जब इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद इन्होंने झांसी भी कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत डार्क रियलिटी है उस समय की। लेकिन 1857 की क्रांति को हम पहला फ्रीडम स्ट्रगल भी कहते हैं, क्योंकि आजादी के लिए पहली लड़ाई हुई थी, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट है, जयपुर का स्थापना दिवस मनाया गया अभी हाल ही में। जयपुर की स्थापना किसने कराई थी? तो बेटा जयपुर का जो स्थापना दिवस है ये अभी मनाया गया है। और जयपुर का जो स्थापना दिवस है इसकी डेट थी महाराजा सवाई जय सिंह ने, हाँ, 18 नवंबर 1727, ठीक है। तो 18 नवंबर 1727 को ये महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाया था, ठीक है। अब ये क्यों फेमस है? जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी शहर, है ना, इस पे गाना भी बना है गुलाबी शहर। और इस पे बहुत सारी पोयम है, बहुत सारी चीजें बनी हुई है इस शहर पे, गुलाबी शहर। जयपुर अगर कभी जाना हो तो देखना कि क्यों इसे गुलाबी शहर कहते हैं, ठीक है। तो इसे पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और महाराजा सवाई जयसिंह ने इसे 18 नवंबर 1727 से बनाना स्टार्ट करवाया था, जो कि प्रेजेंट डे राजस्थान में है, ठीक है। और क्यों इसे पिंक सिटी कहते हैं? क्योंकि बेटा वहां पर जितनी भी शॉप्स हैं, जितनी भी जगहें हैं, वो एक पिंक कलर के, स्लाइटली पिंक कलर के
पेंट से कलर्ड है, ठीक है। और सिर्फ कलर की वजह से इसे पिंक सिटी नहीं कहा जाता। ये जो है वेल प्लान्ड सिटी है, मतलब अगर हमारी कंट्री में कोई पहली सिटी थी जो वेल प्लान्ड बनी, तो वो मॉडर्न इंडिया में वेल प्लान्ड सिटी जो बनी थी वो थी पिंक सिटी जयपुर, ठीक है। पिंक सिटी जयपुर, ये मतलब ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है राइट एंगल पे, राइट कट पे जो मतलब बना हुआ होता है, जिस तरह से जैसे कि कौन सी सड़क कितने कितने कौन से एंगल पे बनेगी, तो राइट एंगल पर बनी हुई है। राइट एंगल मतलब तुम्हें देखो ऐसे समझ आना चाहिए कि कभी भी सड़क ऐसे नहीं है कि इधर से मोड़ दिया इधर से मोड़ दिया, ऐसे नहीं। सड़क कैसी कैसे बनी हुई है, इसके रास्ते राइट एंगल पे कट है, राइट एंगल पे इस तरह से सड़क है, ये ठीक है, राइट एंगल पे है। और इतनी खूबसूरत जगह है कि तुम्हें वहां पे कंजंक्शन नहीं मिल सकता कि कहीं भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें कट मार के जाना पड़ रहा है, इधर उधर जाना पड़ रहा है। बहुत ही वेल प्लान सिटी है, ठीक है। और पिंक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, और वैसे भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और हिस्टोरिकल वैल्यूज है, वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी खास है। सवाई जय सिंह ने और भी चीजें बनाई है बेटा, जंतर मंतर बनवाया है, और भी बहुत सारी चीजें सवाई जय सिंह ने बनवाई है, तो इनका नाम याद रखना। नेक्स्ट है अ, अ, हाल ही में किस राज्य ने हलाल प्रमाणित उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी कल ही इनका डिसीजन आया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कि प्रोडक्ट पर, जिन प्रोडक्ट पर ये सर्टिफिकेशन लिखा रहता है हलाल सर्टिफिकेशन, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और अगर कोई भी पाया गया इस प्रोडक्ट के नाम, इस नाम से प्रोडक्ट बेचता हुआ, तो उस पर केस होगा, ठीक है, मतलब उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब व्हाट इज हलाल? हलाल पता है? देखो, हलाल जो है ये एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब है परमिजिबल। परमिजिबल मतलब जिसकी आपको अनुमति है। अब ये ना प्रोडक्ट बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कस्टमर्स में। कंफ्यूजन क्रिएट कैसे करता है कि किसी भी प्रोडक्ट पे हलाल लिखने का मतलब है परमिजिबल, कि ये परमिजिबल। हलाल का मतलब होता है परमिजिबल, मतलब इसकी आपको अनुमति है। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट पे ये लिखना कंफ्यूजन क्रिएट करता है कस्टमर में, क्योंकि अब तो क्या पहले भी होता था कि मोस्टली पीपल्स डोंट नो कि हलाल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिर्फ अनुमति होता है। अनुमति मतलब कि इन इन इस्लाम प्रैक्टिस कौन कौन सी चीजें परमिजिबल है, ठीक है। तो ये, हाँ, परमिजिबल मतलब किन किन चीजों की इजाजत है, कौन कौन से प्रोडक्ट खाने की इजाजत है, या कौन कौन से, हाँ, इस तरह का कुछ। तो लेकिन ये जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है कंज्यूमर्स के माइंड में। कोई भी मेडिसिन है, दवाई है, उस पर लिखा रहता है, तो उससे कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है। कंज्यूमर्स जो है यानी कि जो ग्राहक है, उनके दिमाग में क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों को तो पता ही नहीं कि व्हाट इज हलाल, तो इसलिए ये प्रतिबंध कर दिया गया। और इसके नाम पर बहुत सारे लोग जो है मुनाफा कमाते हैं कि बिल्कुल हलाल चीज है और ये है, तो बहुत मुनाफा कमाते हैं। अब तुमने जाके थोड़ी देखा है कि उन्होंने अच्छे से सही जगह पे बनाई होगी चीज, है ना। तो उस पर लिख देने से हम कैसे मान लेंगे, तो इसलिए उन्होंने हटा दिया, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, हटा दिया है, कि प्रतिबंधी कर दिया कि अब कोई लिखेगा ही नहीं, ठीक है, उस चीज पे। तो ये चीज है। नेक्स्ट है देखो, थैलेडोमाइड ट्रेजेडी किस देश से संबंधित है? थैलेडोमाइड ट्रेजेडी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये जो ट्रेजेडी हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया में जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने अपोलॉजी मांगी है। अपोलॉजी मतलब माफी मांगी है इस ट्रेजेडी के लिए। अब थैलेडोमाइड क्या था? थैलेडोमाइड जो था ये एक सिडक्टिव ड्रग था जो कि उस समय प्रेस्क्राइब था फॉर प्रेग्नेंट वेमेन, ठीक है। ये प्रेग्नेंट विमेन को दिए जाना वाला ड्रग था थैलेडोमाइड। और ये उनको दिया जाता था, दोज हु आर प्रेग्नेंट, जिनको नोजेसिया की प्रॉब्लम थी या वोमिटिंग की प्रॉब्लम थी, उनके लिए दिया जाता था। बट हुआ क्या था बेसिकली, ये ड्रग लेने से, ये हुआ था अराउंड 1950s में। तो ये ड्रग देने से बेसिकली जब वर्ल्ड वाइड बर्थ हुए, मतलब 10,000 जो है, जिन प्रेग्नेंट लेडीज ने ये लिया था ड्रग, उनके जो बेबीज हुए वो डिफॉर्म्ड हुए, यानी कि किसी के हाथ में, यानी लिम्स जिन्हें कह देते हैं, हाथ या पैर में डिफॉर्मिटी, फेस में डिफॉर्मिटी, और
वैसे भी वो डिफॉर्म्ड पैदा हुए, तो उस वजह से बहुत सारी डेथ हुई थी। मतलब 40% जो है बच्चों की डेथ हो गई थी, सर्वाइव भी नहीं किए थे, 1 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। सब में पाया गया कि थैलिडोमाइड है और ये ऑस्ट्रेलिया में बना था। ठीक है, और इस वजह से इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि इनके बनाए हुए ड्रग की वजह से इतनी ज्यादा मौतें हुई है। ठीक है, ड्रग मतलब दवाई, दवाई, ठीक है, दवाई, मेडिसिन, एक मेडिसिन थी जो प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती थी, थैलिडोमाइड, और इसकी वजह से जब उनको बेबीज हुए तो डिफॉर्म्ड पैदा हुए। डिफॉर्म्ड मतलब लिम्स गायब है, हाथ पैर, और वैसे भी डिफॉर्मिटी। और 1 साल के अंदर 40% बच्चे मर गए, मतलब जिन जिन लेडीज ने वो दवाई ली थी। ठीक है, तो इतने सारे बच्चे वर्ल्ड वाइड जब मरे थे, तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि ये ड्रग जो बनाया है। तो अब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने उसके लिए अपॉलजी मांगी, माफी मांगी है कि हम, मतलब अपॉलजी नहीं मांगते ना, अपनी गलती नहीं मानते, तो उन्होंने फाइनली बोला है कि हाँ हमसे गलती है। बट अब क्या होगा, है ना, ये माफी मांग गए ना, इनका समझ नहीं आता कि अब क्या होगा, माफी मांग तो लिया है ना, तो जिनका जो जाना था वो तो चला गया। खैर, हाल ही में सॉरी मैंने क्या लिख दिया, हाल ही में किस देश, अफ्रीका के, मतलब अफ्रीका के किस देश में, ये गलत हो गया, हाँ, हाल ही में अफ्रीका में किस देश में भयंकर बाढ़ आई है? तो सोमालिया में अभी बहुत ज्यादा बाढ़ आई है, और इसका कारण जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है बेटा अल नीनो। अल नीनो, और अल नीनो मैंने बताया था कि सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है, जब ये यूजुअल से ज्यादा वार्म हो जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस मतलब क्या, हमारे यहाँ पे भी इंडिया में भी मॉनसून वीक पड़ जाता है, और हमारे यहाँ तो मॉनसून वीक पड़ गया, लेकिन हमारे यहाँ पे भी मॉनसून बहुत अनप्रिडिक्टेबल आया। यानी कि कुछ जगहों पे बेटा देखो, अब की बात है, दिल्ली में भी फ्लड हो गया था, तो कुछ जगहों पे तो फ्लड आ गया बहुत ज्यादा, स्टार्टिंग में बाढ़ आई, दिल्ली में भी आई, अपने यहाँ भी बाढ़ जैसे हालात बन गए। लेकिन कुछ जगहों पे क्या हुआ, सूखा पड़ गया कि वहां तो बारिश हुई ही नहीं है ना। तो सेम ऐसे ही सोमालिया के साथ हुआ है कि सोमालिया में क्या हुई है, जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है, और यहाँ पे क्या हुआ, बाढ़ आ गई। ठीक है, अब सोमालिया जो है ये बेटा इस जगह पर है, अफ्रीका की जो हॉर्न है, केप हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये यहाँ पर है। और इस इन यहाँ पर जितनी भी कंट्री है उनको याद करने का तरीका है सीड, सीड के नाम से याद रखो, एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इथोपिया, और सोमालिया इधर है, इथोपिया इधर है, ठीक है, और इरेट्रिया, इरेट्रिया छोटा सा इधर है, ठीक है, और हिबोती। देखो ये ना बहुत लोग नहीं पढ़ पाते, मतलब एक तो इसे डी बोती पढ़ेंगे नहीं, गलत है, डी तो साइलेंट है। और ये जो जेड है ना, अफ्रीका में जे का साउंड जो होता है एच होता है। अफ्रीकन्स जो है वो जे को एच के साउंड में पढ़ते हैं, ठीक है, जे को एच के साउंड में पढ़ते हैं। कहीं भी अगर जे से कुछ लिखा हुआ है ना, तो समझ लेना वो एच है। ठीक है, ये उनका पढ़ने का तरीका, यस, कि वो इसको पढ़ेंगे हिबोती। यानी कि जैसे एक तुमने वर्ड सुना होगा, ये ऑयल आता है, इसे हम पढ़ते हैं जोजोबा ऑयल, जोजोबा ऑयल पढ़ते हैं, यस, जोजोबा ऑयल आता है, ठीक है, तो वो काफी अच्छा होता है फेस के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, ठीक है। तो जोजोबा ऑयल जो है, ये एक जोजोबा एक फल होता है जो कि उगाया जाता है, बट अफ्रीकन इसको कैसे पढ़ते हैं, होहोबा, ठीक है, होहोबा, होहोबा, जे को वो एच साउंड पढ़ते हैं, हाँ। तो ये जो कंट्री है, ये कहीं भी हम तो पढ़ेंगे जिबोती, बट ये भूबोती है, ठीक है, हाँ हाँ, जे को हाँ है की तरह पढ़ते हैं, तो हाँ की साउंड आती है, ठीक है। तो ये समझ लेना, सीड कंट्रीज याद रखना, यहाँ पर है केप ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सीड कंट्रीज,
सीड, एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इथोपिया, ई फॉर इरिट्रिया और डी फॉर ह्यूबोती या जिबोती, जो भी पढ़ना चाहो पढ़ लेना। नेक्स्ट है 13 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन लीडर्स मीट हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? तो बेटा एशिया पैसिफिक, सबसे पहले तो पहली इसमें लिख लो कि इंडिया इज नॉट पार्टनर, इंडिया इज नॉट मेंबर, इसमें इंडिया मेंबर नहीं है। सबसे पहली बात क्वेश्चन ये आ जाए कि एपेक में इंडिया मेंबर है या इंडिया सदस्य है? नहीं, इंडिया सदस्य नहीं है, तो आप वहां पे लगाओगे कि जो भी ऑप्शन दिए हुए होंगे कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरा, एपेक बना कब था? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बना था 1989 में और ये यूएस ने वो किया था फाउंड, और उस समय इसमें कुछ कुल 11 मेंबर्स थे और उसके बाद इसमें 21 मेंबर हो गए हैं अब टिल नाउ। सैन फ्रांसिस्को में इसकी मीटिंग हुई है, लीडर्स मीट, और ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और इसकी जो पॉलिसी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। ठीक है, और हमारे बेनिफिट के लिए नहीं थी, मतलब इंडिया की, हमारी कंट्री के बेनिफिट के हिसाब से नहीं थी, तो इसलिए क्या किया, इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, और ये करना होता है। एक आया था रीजनल आरसेप, ठीक है, आरसेप आया था, इसको भी इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। ये लास्ट ईयर आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर इसकी बड़ी चर्चा थी, हमने नहीं ज्वाइन किया क्योंकि हमारी कंडीशन मैच नहीं करती है। तो बस इसे याद रखना, सैन फ्रांसिस्को में हुआ है, 1989 को फाउंड हुआ था, उस समय 11 मेंबर थे, अभी प्रेजेंट में 21 मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? तो बेटा नेशनल प्रेस डे जो है ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन प्रेस काउंसिल एक्ट इनेक्ट हुआ था 1979 में। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1969 में, लेकिन ये दोबारा से स्टैब्लिश हुआ था 1979 में। क्यों? क्योंकि फिर ये एक एक्ट के थ्रू आया था। जब कोई भी चीज एक्ट के थ्रू आती है तो उसे कहते हैं स्टैट्यूटोरी। तो जब कोई भी चीज स्टैट्यूटोरी होती है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की स्टैंप लग गई है उस चीज पर, अब वो एक गवर्नमेंटल बॉडी है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नमेंटल बॉडी है। तो बेटा न्यूज़पेपर में क्या छपना है, क्या नहीं छपना है, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो छपनी चाहिए, ये सारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जितने भी कंडक्ट कोड्स जो है फॉर्मुलेट करता है, वो ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही करती है। ठीक है, कि अगर आप चाहते हो कि हमें अपना न्यूज़पेपर वो खोलना है, ठीक है, न्यूज़पेपर का मतलब अपना ऑफिस खोलना है, हम न्यूज़ छापेंगे, ठीक है, तो आपको पहले यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये परमिशन देंगे तभी आप कर पाते हैं, क्योंकि इसकी लाइसेंसिंग होती है। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर। ठीक है, आप अब तो खैर न्यूज़पेपर तो क्या, सोशल मीडिया आ गया, तो अब तो तुम न्यूज़ चैनल खोल लो यूट्यूब पे, अब तो तुम्हें कोई नहीं मना करेगा, लेकिन गाइडलाइन आप फॉलो करोगे। अगर गाइडलाइन फॉलो नहीं करते तो बस। ठीक है, तो दिस इज, इसको याद रखना। नेक्स्ट है हाल ही में सच्चिदानंद सिन्हा की मूर्ति का अनावरण किस राज्य में हुआ? तो बेटा अभी बिहार में, बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, इन्होंने इनका सच्चिदानंद सिन्हा जी की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया है। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये बेटा हमारे फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं और कांग्रेस के लीडर भी रहे हैं, मतलब जब कांग्रेस उस समय रही थी तो ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं कांग्रेस। नेक्स्ट है वेस्प, WASP, वेस्प 107b एक्सोप्लैनेट की खोज किसने की? तो वेस्प 107 जो है, इस ये जो है एक एक्सोप्लैनेट है। अब एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? जो सोलार सिस्टम से बाहर होते हैं। ठीक है, अब ये तो है जो कि सोलार सिस्टम में है, जो हमें दिखते हैं। ये प्लैनेट सोलार सिस्टम के भी बाहर रहते हैं, इनको कहते हैं एक्सोप्लैनेट। और हाल ही में नासा की एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसमें अभी वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड और सिलिकेट सैंड की क्लाउड्स की खोज की है। ठीक है, एंड दिस इज अ गुड साइन कि वहां पे वाटर वेपर है। अगर वाटर वेपर अवेलेबल है तो जिस जगह पर वाटर वेपर अवेलेबल होती है, इट मीन्स के वहाँ वाटर भी अवेलेबल होगा, और अगर वाटर अवेलेबल है तो वहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। तो क्या एलियन है? यस, आई कैन से यस, क्योंकि
कुछ भी पॉसिबल है बेटा, इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतनी सारी गैलेक्सी है, कहीं और तो पृथ्वी जैसा एक ग्रह होगा जरूर। ठीक है, तो इन माय ओपिनियन यस, एलियंस आर देयर। ठीक है, तो दिस इज डन। कर लेना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, याद करना होता है तो अभी याद हो जाती है, जब पढ़ लोगे तो याद हो जाएगी।